वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एडुपॉइंट। आज जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, द चैप्टर्स नेम इज सॉल्यूशन। वी आर एट द टॉपिक, हमने फर्स्ट लेक्चर में मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, उनके न्यूमेरिकल्स पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, उनके न्यूमेरिकल्स देखे, उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे। आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए, एक बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, यहाँ पर जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अबाउट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है ये मैं पहले समझा चुका हूं। मैं फिर से एक बार वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वेपर प्रेशर कहते किसको है। राइट, वेपर प्रेशर ये समझेंगे तब जाके राउल्ट्स लॉ समझ आएगा। Now, what is vapor pressure? When I say what is vapor pressure, तो vapor pressure का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई एक कंटेनर है मेरे पास, राइट, और उस कंटेनर में कोई प्योर सॉल्वेंट लिक्विड पड़ा हुआ है, और जब it exerts a pressure, when it is heated, the liquid wants to escape the surface, वो छोड़कर भागना चाहता है। और जब वो भागना चाहेगा तो क्या करेगा, एक ऊपर अपने, अगर वो बंद कंटेनर है तो बंद उस ढक्कन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आपने अक्सर देखा है, कई बार अगर किचन में पानी उबल रहा हो और ढक्कन बंद कर दिया जाए तो ढक्कन जो है वो हिलने लगता है। दैट इज बिकॉज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये क्या होता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो इक्वल प्रेशर जो है वो नीचे भी एक्सर्ट करता है। इसलिए व्हेन आई से व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो हम लिखते हैं इट इज द प्रेशर। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बच्चों, इट इज द प्रेशर exerted by the vapor molecules on the surface of liquid or on the wall of container when system is at, we say, equilibrium और क्लोज्ड। बच्चों, इक्विलिब्रियम और क्लोज्ड एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है, जैसे मैं समझाऊं आपको, सिंपल सी बात है। अगर ढक्कन लगा हुआ है तभी एक क्लोज सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया जा सकता, जैसे क्लोज सिस्टम। और तब इसने क्या कहा, वेपर जब ऊपर जाता है तो ऊपर एक वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और नहीं तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी प्रेशर को आप वेपर प्रेशर कहते हैं। बच्चों, ये डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर से स्केप किया हुआ है, लिखना चाहिए था, तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये डेफिनेशन समझा दिया। ठीक है, अब चलिए मैं आगे चलूंगा। बच्चों, ये लिख लीजिएगा, मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल की जगह है। ठीक है, और मैं ऊपर फिर आपसे बातचीत करूंगा। तो अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर क्या है, आपको ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, वो क्या कहता है। टू अंडरस्टैंड राउल्ट्स लॉ, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है ए, प्योर स्टेट ए, और मेरे पास दो लिक्विड्स मैंने लिए हैं। दो लिक्विड्स इन प्योर स्टेट ए एंड प्योर स्टेट बी के दो लिक्विड्स मैंने ले लिए। अब क्या होगा उनमें, अगर हम राउल्ट्स लॉ इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट कि भाई किस तरह का वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा अगर मैं उसमें से ए और बी को आपस में मिक्स करूं। तो देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा, बहुत इजी है। तो चलिए जरा देखें। अब यहां पर राउल्ट्स लॉ समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है ए, भाई उसके 4 पार्टिकल्स मैंने एट द सरफेस पे डाल रखे हैं। ठीक है, और अब अगर मैं हीट करता हूं तो
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये 4 पार्टिकल वेपर में जाते हैं और एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आई कॉल दिस वेपर प्रेशर एज PA0। ठीक है जी। और यहीं पर एक दूसरा लिक्विड है B, जिसके भी अपने कुछ पार्टिकल्स हैं, जो B एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वेपर में जाकर। मैंने कहा प्योर स्टेट PB0। तो PA0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट वेपर। अभी दोनों को मिक्स करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई मिक्स देम टुगेदर? अब जरा समझिएगा, ये A के पार्टिकल्स हैं, इसमें B आकर मिक्स कर गया। मान लेते हैं ये B पार्टिकल्स हैं जो मिक्स कर गया। नो डाउट जो A द्वारा वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, मेरी बात पूरी तरह ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि जब वो प्योर स्टेट A है तो जितने भी पार्टिकल्स A के हैं, सिंस वी आर मिक्सिंग टू सॉल्वेंट्स टुगेदर, बच्चों क्या होता है, एक सल्यूट जब सॉल्वेंट में जाता है तो सल्यूट occupies the intermolecular spaces of the solvent, ठीक है। लेकिन जब दो सॉल्वेंट आपस में जाते हैं तो अगर एक सॉल्वेंट A B में गया तो वो B के कुछ सॉल्वेंट को सरफेस से हटाएगा और उसकी जगह बैठेगा। यानी एक बात तय है कि अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूं, ये मैं B ले रहा था, जो मैंने थोड़ा अंदर डार्क सा कर रखा है ना, ऐसे अंदर में ऐसे कर रखा है, तो ये B है। अब आप देख रहे हैं A के 4 मॉलिक्यूल सरफेस पे थे, अब जब मैंने B मिलाया तो A के 3 ही रहे, उसमें B आकर मिल गया। तो A की संख्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों, A की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A व्हिच वाज इनिशियली इन प्योर स्टेट, उसके मुकाबले A की संख्या घट गई है, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A decreases when we mix B into A, right? Because B comes and occupies by removing A from the surface. अब ऐसे में नो डाउट अब A द्वारा जो वेपर प्रेशर हो रहा है, आई कॉल इट PA, और B द्वारा जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, आई कॉल इट PB। और एक बात क्लियर है, PA नॉट ग्रेटर देन PA एंड PB नॉट ग्रेटर देन PB तो होगा बिकॉज प्योर स्टेट में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेल। देखिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये 4 लड़के हैं, ये 4 लड़कियां, आगे कुछ रखा हुआ है जिसपे ये 4 लड़के मिलकर धक्का लगा रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये लड़कियां भी लगा रही हैं। अब यहां की एक लड़की ने बोला कि भाई मुझे जो है इस पे आकर बैठना, इस यहां पर। अब वो क्योंकि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये सिर्फ तभी एडजस्ट हो सकती है जब यहां से इसे हटाया जाए। और अब जब वो लड़की आकर यहां बैठी होगी तो लड़कों की संख्या जो पहले थी वो घट गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या घटी तो लड़कों द्वारा जो टोटल प्रेशर था वो घट गया। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बात कर रहा कि टोटल सोल्यूशन क्या कर रहा है। ये तो डिपेंड करता है ना, अगर एक लड़के को हटाकर एक लड़की आ गई, अब अगर लड़की ज्यादा ताकतवर होगी तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा सोल्यूशन का ए के मुकाबले। लेकिन अगर लड़की कम करेगी तो टोटल प्रेशर घट भी सकता है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि जो आप मिक्स कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर कितना क्रिएट करता है। और यहां से फॉर्मूला बना हमारे पास, हमने कहा कि भाई PA क्या होता है, तो PA का फॉर्मूला हमारे पास, ये रोल्ड लॉ का फॉर्मूला है बेटा, PA0 इंटू Ka। उसी तरह से बना PB इक्वल्स टू PB0 Ka। और यही डेफिनेशन है, अगर देखेंगे तो मैं समझाऊंगा 2 मिनट बाद। अब क्या होता है, अब बोला कि ठीक तो P सॉल्यूशन, बेटा आप उसको सॉल्यूशन बोल लें या P टोटल बोल लें, आपकी जो मर्जी हो, और वो क्या हो जाएगी PA प्लस PB। अब मैं इलेबोरेट कर लूं तो भाई PA को क्या लिख सकते हैं आप, PA0 Ka प्लस PB0 Kb। इसको थोड़ा और बड़ा कर ले फॉर्मूले को, मन किया कि यार मोल फ्रैक्शन एक ही रहता, तो आप जानते हैं 1 माइनस Ka प्लस Kb इज 1 ना, तो Ka को 1 माइनस Kb लिख सकते हैं प्लस PB0 Kb।
ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसे लिख भी लें, याद भी रखें। आई होप यहां तक समझ आ गई बात। अब यहां पर एक और टर्म आता है, मैं इन टर्म्स को डिफाइन कर दूंगा आपके लिए, बट यहां एक टर्म आता है YA एंड YB, राइट? YA एंड YB। YA क्या है, YB क्या है? हम कहते हैं YA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज और B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। अब लोग, ये भी तो मोल फ्रैक्शन था का A का B, बेटा इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, B इन लिक्विड फेज, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और इसका फॉर्मूला होता है PA बाय PA प्लस PB। और हाँ, मोल फ्रैक्शन है तो 1 माइनस YB भी हो सकता है फॉर श्योर। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, PB बाय PA प्लस PB, जिसको 1 माइनस YA भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हैं, प्लीज इनको प्रॉपरली लिखिएगा। मैं आपको अभी समझाऊंगा अभी कि YB और KIB डिफरेंट क्यों है, राइट? तो पहले तो ये समझें कि ये हमारे पास क्या बनाया मैंने, तो वेपर प्रेशर। अब देखिए रोल्ड लॉ ने क्या कहा, वही जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन, राइट? एक सोल्यूशन में PA बन रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड of a liquid in solution is the product of its vapor pressure in pure state and its mole fraction, right? ये लिखा है, देखिए। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर हमारे पास एक सवाल बनता है, आपके पास जैसे मन में एक सवाल आया, बच्चों ये न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद बनाएंगे, मुझे कुछ चीजें लिखनी है तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे, फिर मैं हटा के फिर इसको न्यूमेरिकल की जगह पे न्यूमेरिकल बना। तो अब सबसे पहली बात तो ये मन क्या किया, ये मतलब ये जो चीजें, इतनी सारी चीजें आपने लिख रखा है सर, ये है क्या? PA नॉट क्या है, PB नॉट क्या है, PA क्या है, PB क्या है, KA क्या है, KIB क्या है, राइट? YA क्या है, YB क्या है? मैं नीचे से लिखने जाऊं तो YB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। और एग्जैक्टली जैसे ये मोल फ्रैक्शन अगर YB है ऑफ B in solution, and that is how they are different। देख रहे हैं, दोनों भी है, मगर ये सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन वो है, और ये वेपर फेज में। YA क्या है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। KA क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid phase और solution, right? PA नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A in प्योर स्टेट। भाई PB नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B in प्योर स्टेट। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। और B क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या है वो मैंने यहां लिखा। अब आपके मन में एक सवाल है, तो चलिए मैं उस सवाल का जवाब दे दूं कि क्या YB और KA क्या वो डिफरेंट है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए
फेज की कहानी, और एक है वेपर फेज की कहानी। भाई दो चीजें मैंने इसमें मिक्स करी हैं, एक है पेट्रोल, मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, और दूसरा है केरोसिन, के से डिनोट कर रहा हूं। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेट्रोल मैंने 4 ऐड किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केरोसिन मैंने 6 ऐड किया। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, 4/10। केरोसिन कितना हो जाएगा बेटा, इससे हमें क्या समझ आया कि मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज, रिमेंबर मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। आपने जितना पेट्रोल जितना केरोसिन मिक्स किया है उस पे डिपेंडेंट है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा लिक्विड फेज में। लेकिन चलिए जरा वेपर में चले, होने को तो यहां भी पेट्रोल और केरोसिन ही है, लेकिन अगर मैं पूछूं मोल फ्रैक्शंस, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है पेट्रोल और केरोसिन में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? कि वोलेटाइल का मतलब विच लीव्स द सरफेस एंड गो इनटू वेपर। आंसर सिंपल है बच्चों, पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेट्रोल जो वेपर में गए हैं उनकी संख्या 4 होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केरोसिन जो वेपर में गए होंगे साइमल्टेनियसली वो कम होगी, क्योंकि वो लेस वोलेटाइल। तो मान लिया यहां 2, भले वो डाले गए थे 6, मगर हैं 2 जो वेपर प्रेशर मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब जब आपने ये देखा तो अब देखिए यहां मैं आपसे बात करूं कि ठीक है ये तो हो गया। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल देखूं तो इट विल कम आउट टू बी 4/6, और केरोसिन देखूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 2/6। बच्चों आपको नहीं लगता कि मोल फ्रैक्शन बदल गया है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, में धीरे कह रहा हूं, आप इसे लिख लेंगे। Mole fraction in vapor phase, mole fraction in a vapor phase depends on the volatility of a substance. The substance which will be more volatile will get into vapor more easily, faster as compared to that which is less volatile. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Mole fraction in a liquid phase depends on the number of the amount of substances mixed हुए, जितने आपने मिक्स किए हैं उस पर डिपेंड करता है। मगर मिक्स होने के बाद जो जितना वोलेटाइल है वेपर में वो ज्यादा होगा, इसलिए वेपर फेज वाला डिपेंड करता है वोलेटिलिटी ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, आपको बात समझ आई? आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। बच्चों अभी इसको 2 सेकंड बस पानी पी लो। हाँ जी, तो ये आपने रॉल्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि रॉल्स लॉ में बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं वो हमने देखा। यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, अभी मैं न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूँ। प्लीज ये सारी बातें लिख लीजिएगा। क्या लिखा है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। पीए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन और इन मिक्सचर जैसे कह सकते हैं। बी पीवी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। काई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन और लिक्विड फेज, जो चाहे। वाई ए वेपर फेज में ए की मोल फ्रैक्शन और वाई बी। बच्चों ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखें, और मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स पे चल रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो मैं से इनको हटा रहा हूं बच्चों यहाँ से, है ना? तो ऑब्वियसली उसके हटाने की जरूरत तो खास है नहीं, इनको हटाना है क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल है। बच्चों जब तक ये सवाल पढ़े मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। जस्ट प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे से होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते ये क्वेश्चन के दौरान, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ 2-3 बातें पढ़ी जो अभी पढ़ा बच्चों। मैं एक बार बात पे रिपीट कर दूं। हमने रॉल्स लॉ पढ़ा, रॉल्स लॉ क्या होता है, और रॉल्स लॉ के बाद हमने ये पढ़ा कि रॉल्स लॉ के फॉर्मूले कैसे डिफाइन किए जाते हैं। हमने देखा 2-3 लिक्विड्स थे हमारे पास। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों, ऊपर थोड़ा सा मिट गया है बट डजंट मैटर, आपने लिख लिया होगा या आपने देख लिया होगा। तो
मैं उस पर वापस नहीं जा रहा, मैं बस इस जगह को खाली कर रहा हूँ ताकि मैं न्यूमेरिकल बना सकूँ यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हमने दो तीन बातें जो सीखी है वो ये है कि रॉड वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज और सोल्यूशन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज डिफरेंट दैन मोल फ्रैक्शन इन। अब चलिए मैं वापस न्यूमेरिकल में चल रहा हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सवाल को पढ़ना, उनके बारे में लिखना। सबसे पहले तो देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी दो चीजें इन्होंने हमें दे दी है, क्लोरोफॉर्म CH लेट्स आई एम कॉलिंग इट C एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2 Cl2 आई एम कॉलिंग इट D। अब जो चीजें दी हैं पहले वो लिख लें, are 200 and 415 mm रेस्पेक्टिवली। इस पहले स्टेटमेंट में मिक्स्ड अप होने के बारे में बात नहीं की गई, यानी ये जो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म या डाइक्लोरोमीथेन के हैं ये प्योर स्टेट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है, राइट। तो चलिए जरा देखें अब यहां पर क्या क्या चीजें दी है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा ये क्या है भाई, PC नॉट लिख दिया, मोल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन अ प्योर स्टेट विच इज 200 mm Hg। राइटिंग Hg बस आप समझ सकते हैं Hg क्या। और भाई डाइक्लोरोमीथेन यानी P नॉट D लिख दिया मैंने 415 mm। अब इसने कहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, PS निकालना है। जब 25.5 ग्राम यानी गिवन वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या दिया है 25.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसकी मोलर वेट क्लोरोफॉर्म की होती है 119.5 ग्राम पर मोल, इज मिक्स्ड इन डाइक्लोरोमीथेन के कितने ग्राम में 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन में मिक्स किया गया है और डाइक्लोरोमीथेन का मास मॉलिक्यूलर वेट इज 85 ग्राम्स पर मोल। भाई इन्होंने बोला पी सोल्यूशन निकाल दो। देखो एक बात सिंपल है, अगर पी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप यानी पी टोटल की बात कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू P of chloroform plus P of dichloromethan, right? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस ये फॉर्मूला है PA प्लस PB, और इसको हमने इलेबोरेट किया तो हमने क्या बनाया P नॉट C मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्लस P नॉट D मोल फ्रैक्शन ऑफ D। ठीक है जी। अब चलिए तो भैया हमें जो साफ समझ आता है P नॉट तो है, काई नॉट नहीं है, तो काई नॉट निकाल दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भाई क्या हो जाएगा 25.5 डिवाइडेड 109.5 बाय 25.5 बाय 119.5 प्लस 40 बाय 85। बच्चों कैलकुलेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा और इससे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.312। तो ये निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप डाइक्लोरोमीथेन अगर निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस इतना करेंगे 0.312, इट कम्स आउट टू बी 0.688। तो ये दोनों हमारे पास हो गए मोल फ्रैक्शंस। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये पता चल चुका है तो मुझे ये भी पता चलेगा। अब पीसी कितना है भाई, पीसी नॉट कितना है हमारे पास 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.312। प्लस क्या हो जाएगा 415 mm इंटू 0.688। भाई ये कितना निकला
तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा निकल गया 62.4 क्लोरोफॉर्म का, आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस 285.5, तो टोटल वेपर प्रेशर of the solution is 347.929, 347.9 है ना। अब ये हमारा आ गया वेपर प्रेशर, तो ये 52 है तो 9 mmHg, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकल, मगर इन्होंने फिर पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है जी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट यानी क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज विल बी, आप जानते हो फॉर्मूला, पी ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय पी ऑफ सोल्यूशन, राइट। भाई क्लोरोफॉर्म कितना है 62.4 है, भाई सोल्यूशन कितना है 347.92 है, 0.18 क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है तो मेहनत कम है, 1 माइनस 0.18 कर देना है, 0.82, सिंपल है भाई। प्योर फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया था, प्योर फॉर्म ऑफ pure vapor pressure of chloroform dichloromethane at pure state, given weight of chloroform molecular weight पता होता है, given weight of dichloromethane molecular weight पता होता है, mole fraction of chloroform निकाल लिया हमने, इसी तरह से डाइक्लोरोमीथेन निकाल लिया हमने। इसके बाद पी सोल्यूशन का फॉर्मूला था पी नॉट क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, वो कर लिया 200 into 0.1312 था, ये देख लीजिए यहाँ पर, और 415 415 into 0.688, इससे टोटल वेपर प्रेशर निकल गया। और फिर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पी ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय पी सोल्यूशन, इससे हमने दोनों को। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये था पहला न्यूमेरिकल जो हमने बनाया रोल्स लॉ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सिंपल है, वैसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ खास है नहीं। अब यहां हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां दो लिक्विड में, एक है हेप्टेन, मैं उसे H लिख ले रहा हूं, और दूसरी तरफ है मेरे पास ऑक्टेन, O लिख ले रहा हूं। देखिए The vapor pressure of two liquid components, अभी भी मिक्स नहीं किया गया, तो two liquid component का मतलब होता है कि एग्जैक्टली सेम सवाल है बच्चे, तो P नॉट H कितना दिया है भाई, हेप्टेन और ऑक्टेन लिखा था, हाँ, तो 105.2 किलो पास्कल। इसी तरह से P नॉट ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है 46.8। बच्चों यूनिट्स तब बदले जाते हैं जब दो में से कोई यूनिट डिफरेंट हो, यहां सेम यूनिट है, मैं कुछ नहीं बदलते भाई। वही है फिर से, वेट ऑफ हेप्टेन एडेड इज 26 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन जो है बच्चों दैट इज 100 ग्राम्स पर मोल होता है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ा है आपने, तो आप देखेंगे हेप्टेन मतलब होता है C7, हेप मतलब सात, तो C7 और H2n+2 का फॉर्मूला होता है एल्केन का, और ये एल्केन है तो C7H16 आप जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। इसी तरह गिवन वेट ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है भाई 35 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल सकते हैं, ऑक्टेन है तो C8H18, और इससे निकलेगा 114 ग्राम्स पर मोल। चिंता मत कीजिए, एटॉमिक मासेस दिए रहते हैं तो मोलर मास निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालते तो आप क्या लिखते, 26/100, 0.26 मोल्स
ऑफ हेप्टेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालते तो क्या लिखते, 35/114, राइट। तो 35/114 अगर आप लिख रहे हैं तो ये हो जाता है कुछ 0.307 मोल। फॉर्म सवाल फिर से वही है, मिक्सचर का वेपर प्रेशर बताना है। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल लें। क्या निकलेगा, 0.26 बाय 0.26 प्लस 0.307, तो भाई 0.541। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन जो निकला वो है 0.459। और ऑक्टेन 1 माइनस 0.459, जिसकी वैल्यू आ जाती है 0.541। और अब पी सोल्यूशन जो इन्होंने मुझे बोला वो क्या होगा भाई, पी नॉट ऑफ हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। भाई पी नॉट ऑफ हेप्टेन कितना है भाई मेरे पास, तो 105.2 into मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज 0.459 प्लस, दोनों किलो पैस्कल्स में है, इसलिए एक बार में यूनिट लिख दूंगा मैं लास्ट में। और ये हो गया 46.8 into 0.541। बच्चों इनको जोड़कर निकाल लें और आपका टोटल वेपर प्रेशर निकलेगा 73.61 किलो पास्कल। ठीक है, तो पी सोल्यूशन निकला 73.61 किलो पास्कल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, मुश्किल कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। चले तीसरे पे। अब इसमें क्या लिखा है, लिक्विड दो है, लिक्विड ए, लिक्विड बी। इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा अलग करके दिया है, इसमें ध्यान दीजिए। मोलर मास 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, तो गिवन वेट ऑफ लिक्विड वे इज 100 grams. Molar mass of liquid is 140 gram per mole, right? तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो मुझे पता है, इसका मतलब दैट इज 100 by 140। ठीक है, तो 100 by 140 अगर मैं ले रहा हूं तो है 0.714 मोल। अब चलते हैं लिक्विड बी की तरफ। लिक्विड बी 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, सो बी इज 1000 grams, that what they have taken. Molecular weight of B is 180 grams per mole. The number of moles of B will be 1000 by 180 comes out to be 5.55 or 5.56, whatever it like. यहाँ तक ठीक है। Now the vapor pressure of pure liquid B, pure liquid B यानी P not B, was found to be 500 torr. They asked me to find out vapor pressure of pure liquid A and vapor pressure of A in solution. That's what the question is. And P solution, pure liquid A and its vapor pressure in the solution, and the total vapor pressure of the solution is 475. So PS, which is PA plus PB, is 475 torr, right?
तो बच्चों जो दिया हुआ है पीवी दिया हुआ है, पीवी नॉट है। आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास काई भी होता तो मैं पीवी निकाल लेता। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास काई भी होता जो कि बड़े मजे से होगा क्योंकि एनबीएन मालूम है मुझे, मैं काई भी निकाल सकता हूं। और काई भी निकला तो पीवी भी निकलेगा ना, और अगर पीवी निकला तो फिर पीए निकल जाएगा क्योंकि पीएस दिया हुआ है, पीवी निकल गया पीए निकल जाएगा, और पीए निकला तो पीए नॉट भी निकल जाएगा। तो हमें जरूरत किसकी है? काई बी की। भाई काई बी कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मैं निकाल रहा हूं तो काई बी अगर मैं निकाल रहा हूं, राइट। अब काई बी कितना निकलेगा मेरे पास? काई बी निकलेगा मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये हो गया आपका 5.55 बाय, अगर आप जोड़ दें 5.55 0.714 तो 6.227। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो है 0.886। तो बेटा आप इसकी मदद से पीवी नॉट निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पीवी इक्वल टू, भाई जो फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे थे, ये पीवी है ना एक तरह से, तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा? पीबी बाय काई बी, राइट। पीवी कितना दे रखा है आपको? अच्छा पीवी नॉट है सर, तो पीबी निकालना था हमें को, मुझे पीबी निकालना है। यहां मुझे निकालना है पीवी। पीवी किसके बराबर है? पी नॉट बी इंटू काई बी। भाई अब पीवी कितना दिया? पीवी नॉट है 500 टॉन और काई भी कितना निकला? 0.886। तो जो पीवी का फॉर्मूला आया मेरे पास, पीवी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, वो है 443 टॉन, राइट। अब अगर पीवी है तो भाई मेरे को पीवी मिल गया तो पीए भी मिल गया ना, फिर तो पीए क्या होगा? पी सोल्यूशन माइनस पीबी, यानी 475 माइनस 443, ये आ गया आपके पास 32 टॉन, राइट। और अब आपने क्या निकाल लिया? पीए निकाल लिया। तो क्या निकालना है? पीए नॉट निकालने को बोला। बहुत आसान है भाई। पीए नॉट क्या होता है भाई? हमारा क्या होता है? पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू काई ए। तो पीए नॉट विल बी पीए बाय काई ए, या 1 माइनस काई भी नीचे लिख देता हूं, एक ही बात। और पीए कितना है भाई मेरे पास? 32। काई ए निकालेंगे 0.886, 1 माइनस 0.886, तो काई ए निकल जाएगा। काई कम्स आउट टू बी 0.114। 114। और बेटा जब 114 आपका काई ए निकल गया तो पीए कितना आ गया? 280.7। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या दिया था? लिक्विड ए का मोल नंबर ऑफ मोल्स दे दिया था एक तरह से, क्योंकि गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था। तो मैंने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। पीवी नॉट दिया था और पी सोल्यूशन दिया था। हमें पता है कि पीवी नॉट है, तो अगर मैं पीवी निकाल लूं, अगर पीवी निकल जाता तो भाई पीए निकल ही जाएगा, क्योंकि हमने पूछा, उसने पूछा क्या? पीए नॉट एंड पीए। तो मेरे को अंदाजा लगा मुझे पीवी निकालना है एक्चुअली में, और पीवी नॉट है। तो पीवी नॉट और पीवी के बीच में क्या जरूरत है? काई बी की। हमने काई बी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और उसके बाद उससे पीवी निकाला। जब पीवी निकला तो पी सोल्यूशन निकल गया। पी सोल्यूशन तो है ही, सॉरी, पी ए निकल गया। पी सोल्यूशन माइनस पीवी 32 टॉन। और फिर फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद ना हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत बार लिख लिया, तो आपको याद होना भी चाहिए और है भी। और वो है भाई पी ए नॉट इंटू काई ए, राइट, इज पी ए। तो भाई मुझे पी ए नॉट निकाला तो पी ए बाय काई कर दिया, निकल गया। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये थी राउल्ट्स लॉ की कहानी। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। आज हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा,
उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की। जो ऐसे जो लिखा हुआ है कि एनी सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज आइडियल व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। बातें ठीक है मगर समझ नहीं आता। अब इसको मैं एक तरह से समझाऊं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, प्योर वाटर। तो वाटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मैंने कहा कि चलो मान लो मैंने 50 ml वाटर लिया है और मेरे पास मिल्क है, तो मिल्क के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा। मान लेते हैं मैंने कहा 100 ml मिल्क है। अब जब मैंने वाटर और मिल्क को आपस में मिक्स किया होगा तो आप बता दो कि इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। भाई बिना मिले इन दोनों का वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है 150 ml। तो मिक्स होने के बाद कितना होगा? देखिए ज्यादातर जगहों पे हमारा जवाब सिंपल होता है कि सर 150 था 150 ही रहेगा ना, क्यों बदलेगा, दूध और पानी मिला दिया, वॉल्यूम उतनी रह जाएगी। बच्चों ध्यान से सोचिएगा फिर आप अपनी बात को। आपने जो सोचा या आपने जो अज्यूम किया वो ये है कि वाटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कुछ भी था, मिल्क में जो कुछ भी था, आपने ये अज्यूम किया कि पानी और मिल्क के बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना इनके बीच में हुआ करता था। और अगर ये ट्रू है, अगर ऐसा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं कि नई चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब जरा समझें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा तो एनर्जी भी नहीं बदलती। जरा समझे, कोई चीज पार्टिकल नजदीक आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी घट जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग गए, अनस्टेबल हो गए, स्टेबिलिटी घट गई तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मगर अगर वॉल्यूम यानी अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना है तो ना वॉल्यूम बदलता है और ना ही एनर्जी बदलती है। ऐसे सॉल्यूशन को जहां वॉल्यूम या एनर्जी में बदलाव नहीं होता, इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन इन विच the forces of attraction between solute solvent is equal to solute and solvent, due to which there is no change neither in the volume nor in the energy, then such solutions are called ideal solution। बच्चों ideal solutions मतलब obviously ideal condition है, difficult to achieve। कुछ examples आपके बुक में है, वो देख सकते हैं। अब चलिए आगे लिए चलता हूं। एक ग्राफिकली मैंने यहां पर ड्रॉ तो किया हुआ है, मैं उस ग्राफ को एक्सप्लेन करूं। इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये काई A1 है और काई B यहां 0 है, थोड़ा नीचे हो गया बट हाँ, ये लाइन मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है और यहां काई A0 काई B1 हो जाता है। और अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, नो डाउट अबाउट इट, अगर काई A1 है यहां पर, इसका मतलब क्या है कि ये प्योर लिक्विड A की बात कर रहा है, राइट, और B है ही नहीं। यानी दिस पॉइंट, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PA0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां सिर्फ PB0 आप देख रहे हैं, काई B1 है, और तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PB0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा समझिएगा, जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यू कैन सी दैट PA0 जो है, अब चूंकि काई A घटता जा रहा है, ये लाइन PA को रिप्रेजेंट कर रहा है। PA किसके बराबर होता है भाई? P0A काई A, राइट। तो जैसे जैसे काई A घटता जाएगा, PA की वैल्यू घट जाएगी। और ये लाइन अब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो काई B1 था जो प्योर स्टेट में था, वो घट रहा है। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PB को, विच इज इक्वल्स टू P0B काई B, राइट। और बच्चों ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये P सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू PA प्लस
पीवी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जहां भी देखना चाहें आप। किसी ने बोला इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम इसको ऐसे करके खींच के देखेंगे, ये जो लाइन है ये पीए है और ये लाइन जो है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये रोल्ड लॉ ग्राफ है और ये रोल्ड लॉ बोलता है कि जो रोल्ड लॉ फॉलो करेगा उसे आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। भाई अभी आपने 2 मिनट पहले एक न्यूमेरिकल बनाया था जिसमें आइडियल सोल्यूशन किसने बनाया था, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, वो भी उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो वो भी देख लें। चलते हैं आगे। ये थी कहानी आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या बिहेवियर करता है, समझे। अब आते हैं कि भाई जब आइडियल होता होगा तो नॉन आइडियल भी होगा। और एकदम बहुत सिंपल बात है बच्चों, एकदम क्लियर है कि नॉन आइडियल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सोल्यूशन जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट विल नॉट बी इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जिसकी वजह से वहां एनर्जी भी बदलेगी और वॉल्यूम भी बदलेगा। ये 2 तरह के हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी घट गई में 2 चीजें दूर जा रही हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ जाएगी। वहीं उल्टा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम घटेगा और एनर्जी भी घट जाएगी, इसलिए फाइनल माइनस। तो ये कैसे होगा, अब जरा सोचिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, वॉल्यूम बढ़ा, तो फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल, तो पॉजिटिव डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, एनर्जी भी बढ़ी है तो एनर्जी भी पॉजिटिव। और वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी भी नेगेटिव और वॉल्यूम भी नेगेटिव। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि पहली बात तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, वो जो रोल्ड लॉ को फॉलो ना करे, या फिर ऐसे सोल्यूशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट का नॉट इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा वी एच मिक्सिंग इज नॉट जीरो। आइडियल में इट वाज जीरो। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। अभी बताया आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटेगा तो पॉजिटिव डिविएशन बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉल्यूम घट जाता है, एनर्जी घट जाती है, वो नेगेटिव होता है। एग्जांपल्स एथेनॉल, एसीटोन, CS2 एसीटोन, एसीटोन बेंजीन। बच्चों ये एग्जांपल्स जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक ग्राफिकली अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने जाऊं तो वो कुछ ऐसे होता है। इसमें ये लाइन डॉटेड होना चाहिए था, तो मैं इस डॉटेड लाइन को रिपीट करूंगा। बच्चों एक चीज और था इस ग्राफ में, आइडियल वाले में, इसमें एक सवाल मन में आता है कि सर आपने ये दोनों को अलग अलग पॉइंट पे क्यों बनाया, ये बी ऊपर क्यों है। बच्चा बी ऊपर होने का मतलब है कि इन दिस केस लिक्विड बी इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड ए। लिक्विड बी जो है वो ए के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल। बच्चों ये कभी बराबर नहीं हो सकता, 2 डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, सेम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा। हाँ, आपका मन है आप ए ऊपर बी नीचे करें, क्योंकि यहां 2 लिक्विड मैंने कोई नाम तो लिखा नहीं कि हम वोलेटिलिटी एक्सप्लेन कर सकें, तो इसलिए एक ज्यादा एक कम होगा, उसे ध्यान दें। ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, नॉन आइडियल ग्राफ अगर मैं यहां से बना रहा होता, एक मैं ड्रॉ कर लूं इसको, डॉटेड लाइन से करना चाहिए बच्चों। अगर नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन ग्राफ है तो सब में पॉजिटिव हम्प बनेगा, राइट। ऊंचा कर देंगे आप इसको, आइडियल से ऊंचा, राइट। चीजें वही लिखी होंगी, काई A1, काई B0, मोल फ्रैक्शन, सारा ग्राफ पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। यहां काई A0, काई B1, ये वेपर प्रेशर है, ये पॉजिटिव डिविएशन है। और वहीं नेगेटिव डिविएशन होता बच्चों, तो नेगेटिव डिविएशन में अभी चलिए मैं इसको ऊपर कर दूं। मैंने पहले बोला मेरी मर्जी है, जिसको मर्जी, जहां आप जिसको वोलेटाइल बनाना चाहते हैं बना ले। और नेगेटिव डिविएशन में नेगेटिव हम्प यानी नीचे की तरफ होगा, राइट। और वही चीजें हैं, काई A1 है, काई B0 है, काई A0 है, यहां काई B1 है, एग्जैक्ट सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है।
मोल फ्रैक्शन है, और ये बच्चों इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये काई बी 1 है, काई ए 1 0, काई ए 1 काई बी 0 सेम बनता है, बट नीचे की तरफ से बनाएंगे तो नॉन अरे दोनों पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। मैं इसको ठीक कर देता हूं, यहां दोनों डेफिनेशंस में पॉजिटिव लिख दिया है, तो ऑब्वियस बात है ये नेगेटिव डेविएशन है बच्चों। आपको मैंने पहले बोला कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट ज्यादा बढ़ जाता है तो घट जाएगा, ये बस यहां बदल दीजिएगा, तब से मैं पढ़ा वही रहा था। ये नेगेटिव डेविएशन है, रिमेंबर दैट इट इज ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नॉट पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव लिखना था, मिसप्रिंट है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो ये थी कहानी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आज का आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए समझते हैं क्या। मेरे पास दो लिक्विड है भाई, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ए की बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है एंड बी की बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया गया और हमने उसे 25 डिग्री सेल्सियस पे रख लिया, इनके मिक्सचर को। ध्यान सुनिएगा, अब अगर मैं इसके मिक्सचर को हीट करूं और मैं आपसे पूछता कि वेपर में कौन पहले जाएगा, आप बड़ी सर 80 वाला जाएगा, क्योंकि जब आप 25 से बढ़ाएंगे तो 80 पहले अचीव होगा, 80 चला जाएगा। अब ये बात ठीक कह रहे हैं, ये कुछ हद तक ये ठीक भी है, बात ठीक होती, लेकिन यहां एक अनोखी कहानी है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कहानी अनोखी है। क्या है मैं बता दूं, और समझिए। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए ए और बी को जब आपने मिक्स किया, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि ये एक दूसरे को छोड़ना पसंद नहीं करते। यानी अगर रहेंगे तो साथ, उड़ेंगे तो साथ, यानी रहना या वेपर में जाना साथ करते हैं। यानी एक और बड़ी अमेजिंग बात है, याद है थोड़ी देर पहले जब मैंने वेपर प्रेशर राउल्ड लॉ पढ़ाया था, आपको क्या कहा था कि भाई जो ज्यादा वोल्टाइल होगा वो पहले उड़ेगा। इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां बात यह है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग बना दिया आपने कि अब ये या तो साथ रहेंगे, जिस मिक्सचर में जिस रेशियो में साथ में है उसी रेशियो में वेपर में रहेंगे। इसलिए इसे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट अब जब छोड़ ही नहीं रहे तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाती है। तो वही लिखता है बाइनरी मिक्सचर व्हिच हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड हुज कंपोजिशन in liquid and vapor phase is same. Why? Because the force of attraction is so strong कि जितना लिक्विड में जिस रेशियो में उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा है, वेपर में भी उतना ही पकड़ते, छोड़ते ही नहीं। तो भाई अब ये तो ऐसी बात है, अब जरा मैं एक फैक्टर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत सारे होते हैं मगर एक फैक्टर सिंपल। मान लेते हैं एक आदमी है जो 200 किलो का, जैसे मैं ही हूं। अब मान लीजिए कोई दूसरा बंदा है मेरे साथ जो 50 किलो का है। अब हम दोनों का एक मिक्सचर बना और हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा। अब मैंने जो 200 किलो का आदमी है उस 50 किलो वाले को पकड़ रखा। अब हुआ ये कि उस 50 किलो वाला ए है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट 80 है। अब जैसे ही हमारे मिक्सचर को, यानी मेरे और उस 50 किलो वाले मिक्सचर, 50 किलो वाले बंदे के मिक्सचर को हीट करते होंगे, वो 80 डिग्री पे जाते उड़ने की कोशिश करेगा, बोलेगा मैं जा रहा हूं वेपर में। मैंने उसे पकड़ रखा, बेचारा 50 है, मैं 200 किलो का हूं, क्या वो मुझे लेके वेपर में जा सकता है? बोले कहां सर, आप इतना भारी हो, कहां चले जाओगे? वो बेचारा वेट करेगा, बोले सर मैं आपको तो नहीं उड़ा सकता, तो लेट वेट। अब जब 90 होगा तो मैं उड़ूंगा, वो मुझे रोक भी नहीं सकता, हम दोनों साथ जाएंगे। ऐसे भी वो चाह रहा था जाना। यानी अब सोचो जरा, अगर मैं बी होता, मेरा मास ज्यादा होता, तो हम दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 80 और 90 नहीं, हम दोनों की बॉइलिंग पॉइंट 90 हो जाती। वहीं दूसरी तरफ अब अगर मैं ए हूं वो बी है, मैं 80 पे उड़ने की कोशिश करूंगा, क्या वो मुझे रोक लेगा? आंसर है नहीं, बेचारा बहुत कम वजन का है, मैं उड़ूंगा, मेरे साथ चला जाएगा, तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। यानी बात क्या समझ आती है बच्चों कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर। यहां मैंने मास को एक फैक्टर बनाया। तो भाई अब दो तरह के लिक्विड या तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे जाए या तो हायर। तो लोअर पे जो चला जाता हो मिक्सचर, यानी जिसकी एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर, एक ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर, मतलब उस लिक्विड से मिलती हो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती हो, उसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। देखिए, दोज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point resembles to the boiling point of that component of the solution which have a lower boiling point is called an azeotropic mixture. Or any solution, non-ideal solution with a positive division. Positive division मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है तो ऑब्वियसली एक दूसरे से दूर हो गए बेटा, वोलेटाइल हो गए ना, दूर हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, वोलेटाइल हो गए तो जल्दी उड़ जाएंगे, यानी लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वहीं उल्टा हायर बॉइलिंग पॉइंट। इनके एग्जांपल्स बहुत सिंपल हैं, पॉजिटिव डिविएशन वाले सारे एग्जांपल जो नॉन आइडियल के अभी आपने देखे थे वो सभी पॉजिटिव डिविएशन वाले। ये जो देखे आपने एसीटोन के साथ CS2 को देखा, बेसीटोन के साथ बेंजीन देखा, ये सब हो जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और फिनॉल एनालीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे वो नेगेटिव डिविएशन के हैं तो वो किसके हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, तो ये थी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक सवाल अक्सर पूछते हैं, is it possible to separate two liquids or liquid components of azeotropic mixture by fractional distillation? क्या हम fractional distillation की मदद से दो कंपोनेंट जो azeotropic mixture में उसे अलग कर सकते हैं? आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी बात। बच्चों, आज जो हमने पढ़ा, हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, राउल्ट फ्लो देखा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा। बच्चों, इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आई होप आज मैं यहीं रुकने वाला हूं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और अगर लेक्चर समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।